हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं संचयन कक्षा 9वीं के लिए हिंदी द्वितीयक भाषा की पूरक पाठ्य पुस्तक कल्लू कुमारी की ऊनाकोटी पाठ का सार। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9th की हिंदी भाषा की द्वितीय भाषा की पूरक पुस्तक के पाठ कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ का सार, जो कि के विक्रम सिंह की एक यात्रा वृतांत है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में लेखक के विक्रम सिंह ने हमें अपने ऊनाकोटी की यात्रा के बारे में बता रहा है। लेखक पहले तो अपने बारे में बताता है कि वह किस प्रकार दूसरों से अलग है, और फिर एक दिन लेखक को दिल्ली की एक सुबह की भयानक मौसम को देखकर अचानक ऊनाकोटी की याद आ गई थी। लेखक ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस पाठ में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ऊनाकोटी क्यों गया था, ऊनाकोटी तक पहुंचने तक लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेखक किन किन लोगों से मिला, ऊनाकोटी के बारे में लेखक को क्या पता चला, और इस पाठ के शीर्षक कल्लू कुम्हार के बारे में लेखक को क्या पता चला। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ को पढ़कर हम अच्छे से जान पाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ सार। लेखक ध्वनि का एक अनोखा गुण बताते हुए कहता है कि वह एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे ही समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखक यहाँ हमें यह समस्या समझाना चाहता है कि जब हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक ही कोई तेज आवाज हो तो हम हड़बड़ा जाते हैं और कुछ समय के लिए कभी कभी तो भूल भी जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। लेखक अपने बारे में कहता है कि वह उन लोगों में से नहीं है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक सुबह की सैर के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर वहां बने मकबरों को निहारते रहते हैं और अपनी मेम साहबों के साथ में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। लेखक को आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठना लेखक तो आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता है और फिर अपनी चाय खुद बनाता है और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी आलस से भरी हुई सुबह का मजा लेता है। लेखक कहता है कि अक्सर अखबार की खबरों पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। उसका अखबार पढ़ना तो सिर्फ दिमाग को किसी कटी पतंग की तरह ऐसे ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। एक दिन की सुबह का वर्णन करता हुआ कहता है कि उस दिन सभी लेखक की वह शांतिपूर्ण दिनचर्या शुरू ही हुई थी कि उसमें एक बाधा पड़ गई। उस सुबह लेखक एक ऐसी कान को फाड़ कर रख देने वाली तेज आवाज के कारण जागा। यह आवाज तोप दगने और बम फटने जैसी लग रही थी। उस आवाज को सुनकर लेखक को लगा कि गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। लेखक ने खुदा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो सिर्फ स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गर्ज के रूप में देखने को मिल रही थी। लेखक ने खिड़की से बाहर झांका। लेखक ने देखा कि आकाश बादलों भरा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेनापतियों द्वारा छोड़ दिए गए सैनिक आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे हों। इस तांडव के गर्जन तर्जन से लेखक को 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम की याद दिला दी। लेखक कहता है कि वह 3 साल पहले दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा भी खासी ऊंची है। लेखक इसकी सीमा के बारे में बताते हुए कहता है कि यह 3 तरफ से तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बाकी बचा शेष भाग भारत के साथ ऐसे स्थान से जुड़ा हुआ है जहां हर किसी का पहुंचना आसान नहीं है। बांग्लादेश से लोगों का बिना अनुमति के त्रिपुरा में आना और वहीं बस जाना जबरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक रूप से स्वीकार भी किया गया है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण लेखक उसी को मानता है
असम में पश्चिम बंगाल से भी लोगों का त्रिपुरा प्रवास यहाँ होता ही है। लेखक कहता है कि पहले के 3 दिनों में उसने अगरतला और उसके आसपास की शूटिंग की। जहां लेखक शूटिंग कर रहा था वह स्थान कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों का त्रिपुरा प्रवास यहाँ होता ही है। लेखक कहता है कि पहले के 3 दिनों उसने अगरतला उसके आसपास की शूटिंग की। जहां लेखक शूटिंग कर रहा था वह स्थान कभी मंदिरों और महलों के रूप में जाना जाता था। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से यहीं बस जाने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके कारण यह राज्य विभिन्न धर्मों वाले समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। लेखक कहता है कि अगरतला में शूटिंग के बाद उन्होंने त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में जा पहुंचे। वहां लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो वहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक थे और उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिए गए हैं। जिला परिषद ने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का प्रबंध किया था। त्रिपुरा के लोग अभी दिखावटी दुनिया से दूर थे, वे अपने रीति रिवाजों को ही मानते थे। भोजन करने के बाद लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने की प्रार्थना की और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति भरा एक गीत गाया। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक से हुई। वह गायक थी मंजू ऋषिदास। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के लोग बहुत कुछ थाप वाले वाद्य जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मंजू ऋषिदास के बारे में लेखक बताते हैं कि मंजू ऋषिदास एक बहुत ही आकर्षक महिला थी और वह एक रेडियो कलाकार भी थी। रेडियो कलाकार होने के अलावा वे नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। लेखक कहता है कि मंजू ऋषिदास भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी साफ पीने के पानी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। त्रिपुरा के उस भाग में प्रवेश करने से पहले जहां पर हिंसा हो रही थी, टिलियामुरा वहां की आखिरी जगह थी। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से लेखक ने निवेदन किया था कि वे लेखक और लेखक की पूरी यूनिट को घेरेबंदी में चलने वाले यात्रियों के दलों के आगे आगे चलने दें। इसके लिए मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ पहले तो तैयार नहीं हुए, परंतु थोड़ी ना नुक्कड़ करने के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने लेखक के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि लेखक और लेखक के कैमरामैन को भी सीआरपीएफ की हथियारों से भरी गाड़ी में चलना होगा और यह काम लेखक और लेखक के कैमरामैन को अपने जोखिम पर करना होगा। लेखक मनु कस्बे के बारे में बताता हुआ कहता है कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है। उसके किनारे स्थित एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त लेखक की यूनिट मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंची, तब शाम हो रही थी और लेखक उस शाम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि उस शाम को सूर्य की सुनहरी किरणें मनु नदी के पानी में अपना सोना उड़ेल रहा था। लेखक कहता है अब वे उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक गतिविधि अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करने के बाद अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तर त्रिपुरा पहुंचाने के बाद लेखक ने वहां के जिलाधिकारी से मुलाकात की। वह जिलाधिकारी केरल से आया हुआ एक नौजवान निकला। उसके बारे में लेखक ने बताया कि वह जिलाधिकारी बहुत तेज, सभी से अच्छी तरह मिलने वाला और उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। जब लेखक और वह जिलाधिकारी चाय पी रहे थे, उस दौरान उस जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि टीपीएस टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में इस तरह से सफलता मिली है। त्रिपुरा से टीपीएस को अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को ही भेजा जाता है, बल्कि अब तो विदेशों में जैसे
बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने अचानक लेखक से पूछा कि वह उन्नाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेगा। जिलाधिकारी ने लेखक को उन्नाकोटी के बारे में आगे बताते हुए कहा कि उन्नाकोटी भारत का एक सबसे बड़ा तो नहीं परंतु सबसे बड़े भगवान शिव के तीर्थों में से एक जरूर है। जिलाधिकारी कहता है कि अब वह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि जहां लेखक और उसकी यूनिट अभी भी वहां से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर ही थी। अब तक जिलाधिकारी ने उन्नाकोटी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया था कि लेखक पर उस जगह का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था। टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद तो लेखक उसे पार कर चुका था, तो उसे लगता है कि वह टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा को कर सकता है। तो उसे उन्नाकोटी पहुंचने के लिए जंगल पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेखक हमें उन्नाकोटी के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्नाकोटी का मतलब है एक कोटि, यानी कि 1 करोड़ से एक कम। लेखक कहता है कि एक काल्पनिक कथा के अनुसार उन्नाकोटी में शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। यहाँ पहाड़ों के अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भगीरथी की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के उतरने की पौराणिक कथा को चित्रित करती है। गंगा के पृथ्वी पर उतरने के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, इस वजह से भगवान शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा ले और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दे। लेखक कहता है कि यहाँ पर भगवान शिव का चेहरा एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। लेखक कहता है कि यहाँ पूरे साल बहने वाला एक झरना पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही प्रत्येक शब्द के अनुसार ही देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ लेखक के कहने का अर्थ है कि यहाँ हर कदम पर आपको किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति जरूर मिल जाएगी। लेखक कहता है कि उन्नाकोटी में बनी इन आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया है, यह अभी तक पता नहीं किया जा सका है। लेखक कहता है कि उन्नाकोटी में बनी इन आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया है, यह अभी तक पता नहीं किया जा सका है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह माता पार्वती का भक्त और भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर जाना चाहता था, परंतु भगवान शिव उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कल्लू के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि उसे एक रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन का पक्का था, इसलिए वह उस काम में जुट गया। लेकिन जब सुबह हुई तो कल्लू द्वारा बनाई गई मूर्तियां 1 करोड़ से पीछा छुड़ाने पर अड़े भगवान शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के साथ उन्नाकोटी में ही छोड़ दिया और खुद माता पार्वती के साथ कैलाश की ओर चलते बने। लेखक कहता है कि उस जगह की शूटिंग पूरी करते करते शाम के 4 बज गए थे। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उन्नाकोटी में अचानक भयंकर अंधकार छा गया। कुछ ही मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए और तब लेखक और लेखक की यूनिट अपने शूटिंग के उपकरण समेटते, तब तक बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरसाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शिव का तांडव शुरू हो गया हो। इसी शाम की भयानक गर्जन तर्जन को याद करके लेखक को वर्तमान में यानी उन्नाकोटी जाने के 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में वैसे ही मौसम को देखकर उन्नाकोटी की याद आ गई थी। पहले हमने पढ़ा कल्लू कुमार की उन्नाकोटी पाठ का सार, जो कि के विक्रम सिंह का यात्रा वृत्तांत है। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न, जो कि पुस्तक में पाठ के अंत में दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उन्नाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे उन्नाकोटी। उन्नाकोटी का अर्थ है कोटि अर्थात 1 करोड़ से एक कम। इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। इतनी अधिक मूर्तियां एक साथ होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 2, पाठ के संदर्भ में उन्नाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, उन्नाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए शिव को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और बाद में धीरे धीरे बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है। उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। यहाँ पूरे साल बहने वाला जलप्रपात है, जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। आगे है हमारा प्रश्न 3, कल्लू कुमार का नाम उन्नाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। उत्तर, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुम्हार ने ही उन्नाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया है। वह शिव का भक्त था, वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह एक रात में 1 करोड़ शिव मूर्तियों का निर्माण करे। सुबह होने पर एक मूर्ति कम निकली, इस प्रकार शिव ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। इसी मान्यता के कारण कल्लू कुम्हार का नाम उन्नाकोटी से जुड़ गया। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, मेरी रीढ़ में एक झुरझरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखते हैं, लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टिलियामुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान पर शूटिंग के लिए जा रहा था। इस यात्रा में वह सीआरपीएफ की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरामैन हथियारबंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर के लिए जगह न थी। तभी एक सुरक्षाकर्मी ने नीचे पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ओर ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। यह सुनकर लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 5। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया, तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। प्रश्न नंबर 6, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। उत्तर, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन 2 प्रमुख हस्तियों से, उनमें से एक हेमंत कुमार जमातिया, जो त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जमातिया 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। उनकी अपनी युवा शक्ति में वे पीपल रिबलेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। लेखक की मुलाकात दूसरी प्रमुख हस्ती मंजू ऋषिदास से हुई, जो आकर्षक महिला थी। वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत की सदस्यता भी थी। लेखक ने उनके गाए 2 गानों की शूटिंग की। गीत के तुरंत बाद मंजू ने एक कुशल गृहिणी के रूप में चाय बनाकर पिलाई। प्रश्न नंबर 7, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। उत्तर, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों के बजाय पीटीएस नामक अलग किस्म के आलू के बीज का प्रयोग किया जाता है। इस बीज से कम मात्रा में ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफी लाभ कमाते हैं। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के लिए अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। उत्तर, त्रिपुरा के लघु उद्योगों में मुख्यतः बांस की पतली सींकें तैयार की जाती हैं। इनका प्रयोग अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियां तैयार की जा सके। त्रिपुरा में बांस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस बांस से टोकरियां, सजावटी वस्तुएं आदि तैयार की जाती हैं।
धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में।